देखो आवाज क्लियर आ रही है प्रभात? आवाज चेक कर लो, आवाज कट जाती है बीच बीच में। आ रही है? तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डीएनए के बारे में, कैसे इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाते हैं, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए हमने क्या बताया था, एक होस्ट चाहिए, ठीक है, आ जाओ। और एक चाहिए हमें क्या, एक होस्ट हो गया हमारा, और एक चाहिए हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें डालना है, ठीक है। कुछ बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। और इको R1 की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, जो एंजाइम जो होता है इस पे खास कौन से पोजीशन पे काटता है जरा बताओ, किस पोजीशन पे? जी और ए के बीच से और मिड से थोड़ा सा हट के ये काटने का काम करता था। काटने के बाद क्या बनाता था, देखो ये देखो, और जो पॉइंट बचा रह जाता है देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जी और ए के बीच से थोड़ा सा हट के। सेम चीज यहाँ भी, सेम चीज यहाँ भी है। उसके बाद जो पार्ट बचता है उसको हम लोग बोलते थे स्टिकी एंड। क्या बोलते थे? स्टिकी एंड। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यानी चिपका देते हैं इसको, यानी वेक्टर को जीन ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अटैच करने के बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस याद रखिएगा, इको R1 का है, 6 बेस सीक्वेंस यहाँ पे है। इसको GAATT से याद कर लीजिएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये उल्टा भी करके दे सकता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट टाइम आने वाला कौन सा है, ये 5G है, 5C नहीं, ध्यान रखना इसको। अभी चल रहा था कौन सा, 4G, अब आने वाला क्या है, 5G। तो 5 एंड पे G है, उल्टा करके पूछेगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वैसे याद रखिएगा 5 की तरफ क्या है, G। उसके बाद आपको सेकंड पता ही है ना, 5GAATTC, इसको गैट से पढ़ सकते हो आप। क्लियर? गड़बड़ तो नहीं करोगे? तो ऐसे 4-5 सेकंड बना देंगे, पूछेंगे इसमें कौन सा सही है, पास में कुछ ये सेकंड याद ही होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए कौन सा प्राइम एंड है, 5 प्राइम है तो 5 प्राइम पे क्या लगाओगे, G लगाओगे। देखो आप चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, कर लोगे, गड़बड़ तो नहीं करोगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा भी गया है तो गड़बड़ा मत कर देना, ठीक है। डीएनए को काटने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और काट जोड़ने के लिए और पॉलीमराइजेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लो जो कोई भी आगजम उससे आप डीएनए निकालते हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, निकालने के बाद डीएनए बहुत लंबा होता है, कितना, 2.2 मीटर होता है। इसको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरी बात, पूरे डीएनए को हमें स्टडी करना भी नहीं है, हमें सिर्फ पार्टिकुलर एक जीन का स्टडी करना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। समझाया? तो पहला काम करो, डीएनए कैसे टुकड़ों में काटोगे। काटने के बाद उसको एक हम लोग मशीन होती है तो बोलते हैं क्या, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, यहाँ पे इसको हम डाल देंगे। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में 4 कुएं होते हैं, क्या 4 वेल्स होते हैं, वेल्स को हम लोग कुआं बोलते हैं, है ना। तो 1 2 3 और 4, तो डीएनए को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, एक जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस मशीन होती है इसमें डाल देंगे। डालने के बाद क्या देखते हैं जरा देखो, जो अनडाइजेस्टेड डीएनए होते हैं, जो प्रॉपर तरीके से नहीं कटा होता है, वो कौन से कुएं में रहता है, पहले नंबर में। किसमें? पहले नंबर में, ठीक है। और 2 3 4 में डाइजेस्टेड डीएनए होते हैं। देखो यहाँ पे, तो हम लोग करने जा रहे हैं डीएनए को सेपरेट। अच्छा, पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है? चीजें समझते जाना इसमें, क्योंकि थोड़ा सा आगे आपको यहाँ नहीं सुन पाए तो आगे दिक्कत आएगी फिर आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना।
तो हर चीज को आप समझते जाना कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे व्हील्स बताएं कितने व्हील्स होते हैं बच्चे, 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 2, 3, 4 में होते हैं डाइजेस्टेड डीएनए, डाइजेस्टेड डीएनए, ठीक है। डाइजेस्टेड मतलब कटे हुए प्रॉपर तरीके से, है ना। और नंबर 1 में होते हैं अनडाइजेस्टेड डीएनए, प्रॉपर तरीके से कटे नहीं होते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं अनडाइजेस्टेड। बच्चे तो नंबर 2, 3, 4 में कैसे होंगे, डाइजेस्टेड डीएनए। और पहले नंबर में कैसे होंगे, अनडाइजेस्टेड। ये भी पूछ सकता है कि 4 कुएं होते हैं, 4 कुएं में किसमें डाइजेस्टेड किसमें अनडाइजेस्टेड होते हैं। तो पहले वाले में कैसा है, अनडाइजेस्टेड। 2, 3, 4 में कैसा है, डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड मतलब प्रॉपर तरीके से कटा हुआ, ठीक क्या डीएनए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो हमने बताया था डीएनए पे चार्ज कैसा होता है बच्चे, और नेचर कैसा होता है, बेसिक की एसिडिक। नेचर होता है एसिडिक, चार्ज होता है निगेटिव। तो निगेटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पे एनोड प्लेट लगाया जाता है, और एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ एनोड प्लेट लगा देंगे। अब देखो क्या है, अब करेंगे जो इतना छोटा डीएनए हो, डीएनए चार्ज कैसा है बच्चे, चार्ज कैसा है, निगेटिव। देखो ये निगेटिव चार्ज है इस पे, ये है, ये निगेटिव चार्ज, डीएनए पे चार्ज है निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव एनोड की तरफ आएगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो निगेटिव वाला डीएनए होगा किसकी तरफ आएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जितना छोटा डीएनए होगा उतना उसमें मोमेंट आसान होगा। हल्का होगा तो फटाफट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, भारी होगा तो अट्रैक्शन तो है लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका वजन क्या होगा, भारी होगा। समझा। तो ये जितना छोटा डीएनए होगा उतनी कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, और उतना ही एनोड प्लेट के पास जाएगा। तो क्या बताओगे, स्मॉलर द डीएनए लार्जर विल बी डिस्टेंस। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन आ चुका है। जितना छोटा डीएनए होगा उतना दूर जाएगा, कहाँ से, कुएं से, किसकी तरफ, एनोड प्लेट की तरफ। यहाँ हमने लगाया बच्चे एनोड प्लेट, जैसे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। आपने पढ़ा होगा एनोड कैथोड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। इसमें वहाँ पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ होता है हमेशा, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। तो जानते ही हो आप, है ना। देखो तो यहाँ पे हमने एनोड प्लेट लगा दिया, एनोड प्लेट की मदद से जो ये है, जो डीएनए होते हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखो जितना छोटा डीएनए होगा उतनी दूर जाएगा, बस में कुछ इस बात का ध्यान रखिए। हम लोग बात, उसके बाद डीएनए के पूरे टुकड़े अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। उसके बाद जो हमारा डिजायर डीएनए, जो डिजायर डीएनए है, इस डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। मान लो ये वाला डीएनए, ये वाला, सपोज दैट ये वाला है, जेल एंडोफोर्सिस से इस डीएनए को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, और इसको बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलेंगे, इल्यूजन। क्या बोलते हैं, इल्यूजन। तो जेल एंडोफोर्सिस से डीएनए फ्रेगमेंट को बाहर निकाल देना, ये कहलाता है इल्यूजन, या इल्यूजन भी बोल सकते हो। बस है कुछ, ये हम लोग बात करते हैं। इल्यूजन समझ में आया, डीएनए के फ्रेगमेंट को जेलेटिव फोर्सेस से बाहर निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं इल्यूजन या इल्यूजन, ठीक है। उसके बाद क्या, ये डीएनए जो आपको दिख रहा है ये प्रॉपर दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज प्रॉपर नहीं दिखती उसी करते हैं स्टेनिंग। क्या करते हैं, स्टेनिंग। इससे क्रोमोसोम दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए उसमें स्टेनिंग किया था। कौन सा केमिकल यूज किया था, हा? कौन सा स्टेन यूज किया था, एसिटो कार्बिन। क्या यूज किया था, एसिटो कार्बिन। डीएनए के लिए क्या डीएनए के लिए फ्यूजन डाई, कौन सा, और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जेनथ ग्रीन। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जेनथ ग्रीन, डीएनए के लिए फ्यूजन डाई, और क्रोमोसोम के लिए एसिटो कार्बिन। यहाँ देखो, उससे हम लोग इसको कलर कर देंगे। तो डीएनए की टुकड़ा है तो इसको कलर किससे करेंगे, फ्यूजन डाई से। यहाँ पे नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन करते जाकर उसी से। यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्या, इथिडियम ब्रोमाइड। क्या, इथिडियम ब्रोमाइड से इसको कलर करेंगे। कलर करने के बाद, कलर करने के बाद ये जो है दिखाई नहीं देगा यहां से निकाला तब भी नहीं दिखाई दिया, कलर कर दिया तब भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग जो ये रेज देख रहे हैं, कौन सा है ये, इंफ्रारेड है। कौन सा ये, इंफ्रारेड। तो दिखाई किस में देगा, अल्ट्रावायलेट रेज में। जब आप इसको अल्ट्रावायलेट रेज में दिखाई देखोगे तब आपको डीएनए ये दिखाई देगा। कुछ माया कैसा, ब्राइट ऑरेंज कलर का, कैसा, ब्राइट ऑरेंज कलर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझो।
डीएनए के टुकड़े बहुत सारे बड़े बड़े हैं, हमें डिजायर्ड डीएनए चाहिए। पहला काम करेंगे, डीएनए के टुकड़ों को कई के टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद डाल दिया किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और इसमें एगारोज जेल यूज करते हैं। जेल मतलब कोई लिक्विड जैसा होता है, और इसमें 4 कुएं होते हैं। पहले कुएं में अनडाइसेड डीएनए है, 2 3 4 में डाइसेड डीएनए है। डाइसेड मतलब प्रॉपर तरीके से कटे हुए। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया एनोड प्लेट। डीएनए 50 कैसा है, नेगेटिव। जितना छोटा डीएनए होगा, हल्का होगा, आसानी से मूव करता हुआ, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो स्मॉलर द डीएनए लार्जर विल बी डिस्टेंस, माया उतनी दूर जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे डीएनए के टुकड़े अलग हो गए। अलग होने के बाद ये डीएनए को यहाँ से बाहर निकालेंगे, इसी को बोलते हैं इल्यूजन या इल्यूशन। ठीक है। और उसके बाद ये डीएनए भी प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको कलर करते हैं, स्टेन करते हैं, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम डाई ब्रोमाइड नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड। और ऑप्शन में दिया गया था इथिडियम डाई ब्रोमाइड। इथिडियम डाई ब्रोमाइड नहीं करना है, क्या करोगे, इथिडियम ब्रोमाइड करेंगे। फिर उसको देखो कौन से, उससे रेस से, अल्ट्रा वाले रेस से। तो दिखाई कैसे देगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का। कैसा, ब्राइट ऑरेंज कलर का ये दिखाई देता है। कौन, डीएनए। कुछ समझ में आया, नहीं आया, आ गया। ये तो रहा इसके बारे में इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे डीएनए के बारे में देखो जरा। कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एंजाइम है, पता ही यहाँ पे द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, आकांक्षा, सगुन, इतना सोच बता रही हो, 900। कहां से निकालेंगे, कितने स्टेन से, सब लोग बता रहे हैं, आप भी बता दो, है 230, 230 डिफरेंट स्टेन्स। बस मैं कुछ याद रखना, याद रखो। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सगुन, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बनाया गया, खोजा गया, शीतल, तो भी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे दे दो, दान कर दो, आज दिन भी अच्छा है। बताओ सगुन, तुझे पता है, बताओ कली है, पूरा बोलो। इंडी सेकेंड है ना, कौन सा है, इंडी सेकेंड। ठीक है। कितने बेस सीक्वेंसेस में, 6। कितने, 6 बेस सीक्वेंस। ठीक, याद देखो। आगे हम लोग बात करें, हम देखो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के फ्रेगमेंट हो गए यहाँ पे। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। यहाँ देखो, जैसे डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज, चार्ज कैसा है इस पे, नेगेटिवली के पॉजिटिव, और हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव। इसी वजह से नेगेटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप करते थे और बनाते थे स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम। क्या, न्यूक्लियोसोम बहुत सारे कंबाइन करते थे और क्या बनाते थे, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से क्या बनता था, सब याद है। देखो अब करें यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। पास में कुछ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मीडियम मैट्रिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब होता है जो लिक्विड के अंदर भरा जाता है, मैट्रिक्स को बोलते हैं। नाउडेज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स, सबसे कॉमनली मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं क्या है, एगारोज। क्या बोलते हैं इसको, एगारोज। ठीक है, होता है एगारोज, विच इज ए नेचुरल पॉलीमर फ्रॉम द सीवीड। उसको सीवीड से निकाला जाता है, किसको, एगारोज को, उसको बोलते हैं एगारोज जेल। यहाँ देखो, द डीएनए फ्रेगमेंट की बात करें यहाँ पे, सेपरेट या रिजॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो सीविंग इफेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बाय द एगारोज जेल, ये सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सीविंग समझते हो, इसे चल नहीं होता है। आटा चला है कभी, नहीं चला है कि नहीं, चला है, नहीं चला है, चला देखो, सबने चाला है, लड़कियों को छोड़कर सबने चाला। देखो कह रहे क्या, ये देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज चलनी। ऐसे चलनी बताएंगे आपको नेफ्रॉन में, सॉरी किडनी, जब हम लोग नेफ्रॉन में हम लोग किडनी पढ़ेंगे बोमेंस कैप्सूल में, वहां भी ऐसे चलनी पाई जाती फिल्टर करने के लिए। फिर वैसे चलनी यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे लगाई जाती है सीविंग इफेक्ट से, छोटे डीएनए अलग तरफ, बड़े डीएनए अलग तरफ, तो करें यहाँ पे सेविंग इफेक्ट लगाए जाते हैं। ठीक, आप देखो भाई कह रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोवाइड करता है क्या, सेविंग इफेक्ट। क्या प्रोवाइड करेगा, सेविंग। सेविंग मतलब होता है चलने जैसा। देखो हेंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट, ये पूछा गया आपसे, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कर देना। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव,
जितना छोटा डीएनए फ्रेगमेंट होगा उतनी दूर जाएगा। माया इतना छोटा, देखो यहाँ पे छोटे सबसे दूर जाएंगे, हल्के होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रैक्शन से अट्रैक्ट करके बाहर से खींच लेगा। जितना छोटा डीएनए होगा उतनी है ये दूर जाएगा। कहाँ से? यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे देखो, एंड गेस एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल वाज लोडेड। तो सैंपल कहाँ लोड करते हैं? यहाँ जो कुएं होते हैं उसमें डाला, भर भर के डाला जाता है। बस में कुछ ये जो सैंपल कुएं होते हैं इसमें भर भर के डीएनए को डाला जाता है। ठीक, अब आ जाओ आगे। अब कह रहे हैं देखो, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टडिंग द डीएनए विद कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। ये भी कई बार पूछा गया है। इथिडियम ब्रोमाइड है बच्चे, इथिडियम डाइब्रोमाइड नहीं है। क्या है ये? इथिडियम ब्रोमाइड। क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड। देखो दूसरी बात करें, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज। और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज जब देखोगे, क्योंकि आप इसको जो है जो डीएनए फ्रेगमेंट को विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, पास में कुछ बिना स्टेन किए हुए, इसलिए इसको स्टेन करना पड़ेगा। किसकी मदद से? इथिडियम ब्रोमाइड की मदद से। और किस में देखोगे? अल्ट्रावायलेट रेज। कैसा दिखाई देगा आपको ये? यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखाई देगा बैंड ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक, अब सुनाए कुछ तो आप कैसे दिखाई देगा? ब्राइट ऑरेंज कलर का। दूसरी बात करें यहाँ पे देखो, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगरोज जेल। कट आउट मतलब निकाल लेना, इससे इस डीएनए को टुकड़े को निकाल लिया। एंड दिस स्टेप नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इल्यूजन बोलते हैं, या इल्यूजन भी इसको बोल सकते हैं, इल्यूजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इल्यूजन। एक ऐसे ही कांसेप्ट एक और आएगा, डीएनए के टुकड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं तो इसको हम डालते, सबसे पहले डालते हैं कहाँ पे? एल्कोहल में। और एल्कोहल कौन सा? चिल्ड एल्कोहल। कौन सा? चिल्ड एल्कोहल में डालते हैं। और वहां के बाद जब डीएनए को बाहर निकालते हैं तो धागे जैसा निकलता है। कैसा? धागे जैसा निकलता है। तो सबसे पहला किसी आगजम से डीएनए निकालोगे तो कहाँ डाल दोगे? चिल्ड इथेनॉल। एक प्रिजर्वेटिव भी होता है वो, है ना, अदरवाइज कोई इन्फेक्शन हो जाए, फंगस फंगस, तो डीएनए बेकार। चिल्ड इथेनॉल से जब इसको निकालते हैं तो इसका नाम पता है किसी को? बताओ। इसको बोलते हैं स्पूलिंग। चिल्ड इथेनॉल से निकालेंगे स्पूलिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस निकालेंगे इल्यूशन। उसमें आया? दोनों अलग अलग टर्म है, मिला मत देना। उसमें आया? कर लोगे पक्का? आ जाओ आगे। तो ये देखो ध्यान रखिएगा, ये इसमें क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड में करते हैं, इथिडियम डाइब्रोमाइड नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आ चुका है। जितना छोटा डीएनए होगा उतनी दूर जाएगा। इस बात हल्का होगा तो ज्यादा दूर जाएगा, भारी होगा तो बैठ, अरे बहुत चल चुके भैया, हम थक गए हैं। ये नहीं कहेंगे खा खा के मोटे हो गए, यहाँ देखो कहेंगे हम थक चुके हैं। अब आ जाओ आगे। इसमें आया? ये हमने बताया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अब आ जाओ आगे। Here the DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA। अब आपने डीएनए निकाल लिया, इससे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हो क्लोनिंग वेक्टर से लगा के। अब सवाल आ गया किसके? क्लोनिंग वेक्टर, मतलब जो क्लोनिंग कराएगा डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार करनी, जस्ट लाइक टू फोटोकॉपी मशीन। अब देखो यहाँ पे क्या है। You know that plasmid and bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cell independent of the control of the chromosomal DNA। मतलब इनका मतलब ये हो गया कि प्लाज्मिड हो चाहे बैक्टीरियोफेज हो, ये अपना रिप्लिकेशन खुद कर सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि अगले का मीडियम क्या है, सराउंडिंग मीडियम क्या है, अपना रिप्लिकेशन ये लोग खुद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर ऑफ पर्सन हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। मतलब कह रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज जो होता है ये बहुत सारी ज्यादा कॉपी नंबर तैयार करता है। जैसे मान लो आप फोटोकॉपी मशीन लेने गए तो कौन सी फोटोकॉपी मशीन जो है आपके लिए बेहतर होगी? इसमें एक बार में कई सारी फोटोकॉपी निकले, है कि नहीं? एक बार में कई सारी फोटोकॉपी मशीन निकले और हमें ज्यादा फायदा होगा उससे, है कि नहीं? तो ज्यादा बेटर है। वही कह रहे हैं बैक्टीरियोफेज जो है ये बेटर है क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी कॉपी नंबर तैयार करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसमें बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज पे किस साइंटिस्ट ने काम किया था? बोलो है? क्या बताया था हर्षचंद ने? इन द ईयर, बोलो, unequivocal proof that DNA is a genetic material was confirmed by Hershey and Chase in the year 1952। यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे बैक्टीरियोफेज बिकॉज देयर हाई कॉपी नंबर, इसमें कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है, हमारे लिए बेटर भी है। हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। Some plasmid may have only 1 or 2 copy per cell, whereas other may have
15 से 100 कॉपी पर सेल। मतलब ये कहने मतलब है कि अलग अलग प्लाज्मिड में अलग अलग मशीन होती हैं। कुछ लोग छोटी कॉपी रखते हैं, उनको फोटो कॉपी मशीन दे दो, लेते मान बोलेगा ऐसा करो कल आना, तुम 2 फोटो कॉपी करना है, कहीं कल आना, मेरी मशीन अभी खराब है, एक बार निकाले तो मशीन खराब हो जाएगी, कहीं कल आना 2 फोटो कॉपी करने के लिए। और फोटो कॉपी अपने लिए बहुत जरूरी है कि नहीं माया? क्या करोगे उनके यहाँ, कल आओगे? कहेगा ऐसा है हमको दो, हम जाके कहीं और से करा लेंगे। ये तो होता है। कह रहे अलग अलग जगह अलग अलग मशीन होती है, उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक, तो वही कह रहे हैं कुछ में 1 या 2 होते हैं, कुछ में 1500 कॉपी भी होती है। लेकिन बैक्टीरियोफेज देखो इसमें बहुत सारी कॉपी नंबर बना देता है। कह रहे हैं यहाँ पे देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर इफ वी आर एबल टू लिंक द एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई नंबर्स इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। मतलब समझ आया? मतलब ये कहने मतलब है कि बहुत सारे प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं, कुछ 1 कॉपी बनाते हैं, कुछ 2 कॉपी बनाते हैं, कुछ 15 से 100 बनाते हैं, बैक्टीरियोफेज तो बहुत ज्यादा बनाता है। तो अपने हिसाब से आप उसको लीजिए। और जैसे बहुत सारे कॉपी जब बन जाएंगे, बनने के बाद क्या कर दोगे, मतलब वेक्टर्स जब लगाओगे किसको, डिजायर्ड डीएनए को, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये तो कह रहे हैं यहाँ पे, देखो वही कह रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू कॉपी नंबर। रिकॉम्बिनेंट बनने के बाद उसकी कॉपी नंबर ढेर सारी तैयार कर, जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा बैक्टीरियोफेज उतनी सारी कॉपी तैयार हो जाएगी। मान लो बैक्टीरियोफेज 100 बार मल्टीप्लाई करेगा, तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या एलियन डीएनए है या फॉरेन डीएनए है, इसकी कितनी कॉपी तैयार हो जाएगी, 1000। क्योंकि वो अपना रिप्लिकेशन करेगा, साथ साथ आपका डीएनए भी तो लगा हुआ है, उसकी भी कॉपी नंबर तैयार हो जाएगी। ढेर सारी जब कॉपी नंबर तैयार हो जाएगी तो उसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट करते रहो, 8-10 बार बात करो, 100 बार बात करो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 1000 कॉपी है, कोई टेंशन की बात नहीं, कुछ माया। अदरवाइज अगर एक ही कॉपी तैयार करोगे, अगर वो खराब हो गया तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे, निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, काटेंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, कुछ माया। इसलिए ढेर सारी कॉपी नंबर की बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखो, वेक्टर यूज एज ए प्रेजेंट आर इंजीनियरिंग इन द सच ए वे दे हेल्प easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non recombinant। एक टर्म आया recombinant और एक आया है नॉन recombinant, समझना ध्यान से। कह रहे कि हम लोग वेक्टर ऐसा चुनते हैं जिसमें जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आसानी से लग जाए, अटैच हो जाए। मैं अब ऐसा नहीं कि उसमें अटैच ही नहीं हो पा रहा है, तो कॉपी नंबर कैसे बनाएगा? ये चीज बड़ा ध्यान रखना है। वेक्टर ऐसा होना चाहिए आसानी से रिकॉम्बिनेंट, सॉरी, जीन ऑफ इंटरेस्ट आसानी से उसमें लग जाए, वो हमारे लिए बेटर है। दूसरी बात लिंक की मदद चिपकने के लिए, अटैच होने के लिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग भी कर सके। मैं एक टर्म होता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है 2 टाइप का होता है, एक रिकॉम्बिनेंट होता है, दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। तो हम लोग बात करें किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन की, वो भी आएगा। देखो यही हम आपको बता देते हैं। देखो डीएनए के पार्ट को किसी होस्ट के अंदर डालना। आप डीएनए के टुकड़े को मान लो कहीं से काटा और काटने के बाद होस्ट के अंदर डाल दिया, माया, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरीका ये है, डीएनए काटा, बिना उसकी कॉपी भी तैयार की, वो डायरेक्टली उसको इंट्रोड्यूस कर दिया उसमें, तो क्या होगा, डीएनए खत्म हो जाएगा उसमें। लेकिन क्या करें, देखो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप के होता है। एक तो आप रिकॉम्बिनेंट बना के डालो, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट बना के डालो। जैसे मान लो ये हम लोग हो गया रिकॉम्बिनेंट, और ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप का होता है, एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल के, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट बना के। बस में कुछ, रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया, वेक्टर को डीएनए से अटैच कर दिया। जैसे मान लो सपोज दैट ये मान लो, और ये जो बताइए क्या है, ये ओरी साइड। भाई वेक्टर जरूरत क्यों पड़ती है, ओरी साइड होता है इसलिए। ठीक, और देखो यहाँ पे, और हमने क्या लगा दिया, देखो यहाँ पे ये लगा दिया, ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। दूसरा जगह देखो यहाँ पे, दूसरा हमने क्या किया, देखो
ये देखो, ये डीएनए है, यहाँ पे ये भी डीएनए है, पर क्या देखो, ये डीएनए कैसा है, सिंपल डीएनए है, और ये कैसा है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। यहाँ पे दोनों में अंतर समझ आया? नहीं आया? डीएनए में रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंतर समझ आया? यहाँ पे हमने क्या किया, वेक्टर के साथ लगाया, यहाँ पे कैसे किया हमने, सिर्फ डीएनए है, जो भी डीएनए आपको चाहिए सिर्फ वही है। इसको उठा के आप डाल दो कहाँ, मान लो होस्ट में, होस्ट कौन सा मान लो यहाँ पे, ई कोलाई, ये डाल दिया हमने, इसमें हम इसको उठा के डाल दिया, ये देखो ये डाल दिया, ठीक है। तो बताओ इसको डालने से कोई, ये देखो ये हमने जो डाला है, ये कैसे डाला हम देखो, देखो रिकॉम्बिनेंट वाला डाला, अब रिकॉम्बिनेंट करेगा तो ये क्या करेगा, रिप्लिकेशन करेगा, और रिप्लिकेशन करते करते यहाँ पे क्या है, ओरी साइड, और ये अपना रिप्लिकेशन कर रहा है अपना, लेकिन साथ साथ किसका हो जाएगा, आपका जो आपने डीएनए लगाया उसका भी हो जाएगा, यहाँ ढेर सारी कॉपी तो बन जाएगी। पर्पस हमारा क्या है, पहला क्लोनिंग करके रख लो, लेकिन जब इसको डालोगे बच्चे, इस वाले को, मान लो हमने ये इक्वलाई था, ये जो हमने किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही ले लिया हमने, देखो ऐसे, और इसको हमने डाला, ये को डाल दिया, देखो डाल दिया। अब ये बताओ क्या इसकी क्लोनिंग होगी, हाँ क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें ओरिसाइट ही नहीं है, तो क्लोनिंग कराएगा कौन, इसको डालने कोई मतलब हुआ। लेकिन अगर हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डीएनए के टुकड़े को डालना कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के डाल सकते हो, तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एक डीएनए को डायरेक्ट डाल सकते हो, इसको बोलते हैं क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ में आया, नहीं आया है? नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, वेक्टर नहीं है इसमें, सिंपल डीएनए डाल दिए खत्म हो जाएगा, इसमें बस में कुछ, ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्लोनिंग नहीं हो पाएगी, हमारा पर्पस क्या है, पहले क्लोनिंग कराना है, इसका क्लोनिंग होगा लेकिन इसमें क्लोनिंग नहीं होगा, तो ये बेकार होगा। लेकिन हाँ ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में होता है, तो हर ट्रांसफॉर्मेंट जो होता है वो डीएनए की कॉपी नहीं करता है, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉम्बिनेंट की डीएनए की कॉपी करेगा, तो कैसा होगा, रिकॉम्बिनेंट। कुछ समझ में आया, ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया कि नहीं आया, रिकॉम्बिनेंट समझ में आया, मतलब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों चीजें हुए, इसको आप इसमें बोल भी सकते हो, यहाँ पे ये जो हुआ आपका, ये इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और जो अगर इसको देखेंगे तो ये क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन अभी आएगा आगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, ये सारी चीजें बार बार आई, इसलिए पहले दिमाग में डालो, पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं इसमें। माया हो गया, आगे बढ़े, रिकॉम्बिनेशन में आया, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन में आया, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो समझ में आया। ट्रांसफॉर्मेशन एक कॉमन वर्ड है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट हो सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट को जब ट्रांसफर करोगे तो प्रॉपर तरीके से रिकॉम्बिनेंट बना के डालोगे, तो बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और डायसी डीएनए को आप डाल दोगे, इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप के हुए, दो टाइप के, एक रिकॉम्बिनेंट, दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट। फायदेमंद तभी होगा जब बना के डालो क्या, रिकॉम्बिनेंट। जब नॉन रिकॉम्बिनेंट डालोगे तो बेकार हो जाएगा, उसकी क्लोनिंग वोनिंग कुछ नहीं हो पाएगा, आप इंतजार करते रहो। किसी दुकान वाला है, आपने उसको फोटो कापी दिया, दो फोटो कापी दे दियो, गलती से मान लो किसी ने आपने दे दिया, रखा हुआ, कल गया भाई साहब फोटो कापी, अरे यार फोटो कापी मशीन अभी सही नहीं है, कल आना तुम लेके, उसने फोटो कापी नहीं किया, फिर परसों गए, नर्सों गए,
अल्टीमेटली उसने फोटोकॉपी नहीं किया, उसकी मशीन ही काम नहीं कर रही है, मशीन ही खराब है, उसमें आया तो क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। क्लियर, गलती से चोरी हो गया फिर खेल है कि नहीं। कि भाई साहब जो आपने फोटोकॉपी मशीन दिया था फोटोकॉपी करने के लिए, वो फोटोकॉपी ही गायब हो गई है पेपर ही गायब हो गया, अब क्या करोगे, कर लो बात। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को। ये जब हम लोग पढ़ेंगे अभी क्लोनिंग वेक्टर पढ़ने, सॉरी जब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, ठीक है, वहां पे इसका यूज आएगा, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एक चीज और समझो, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरा क्या आता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब होता है आपने रिकॉम्बिनेंट तो बनाया, मान लो आपने नॉन रिकॉम्बिनेंट तो बनाया, लेकिन उसको आपने होस्ट में ट्रांसफर ही नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो है इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट तो बना लिया, लेकिन इसको आपने ट्रांसफर ही नहीं किया, वो कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। उसमें आया, तो ट्रांसफॉर्मेंट की दो कैटेगरी है, एक रिकॉम्बिनेंट, दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसकी एक ही कैटेगरी है, ट्रांसफर नहीं किया। उसमें आया, ये मतलब है इसका, ठीक है। आगे बढ़े, तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे आप समझ पाओगे चीजों को। अब आते हैं आगे, तुमने बना लिया होगा ना, आ जाओ आगे। कह रहे हैं द फॉलोइंग आर द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू परफेक्ट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। ठीक है, अगर आपको क्लोनिंग करना है वेक्टर के अंदर, ठीक है, इनटू ए वेक्टर क्लोनिंग करना है, ठीक है, ढेर सारी कॉपी बनाना, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए वेक्टर में, खास बात क्या क्या होना चाहिए। देखो वेक्टर में खास बात सबसे और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यानी कि ओरिज साइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओरिज साइट। क्या देखो, सबसे पहला चीज है क्या, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये तो होना ही चाहिए। देखो दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट, ये वो सीक्वेंस होता है जहां पर रिप्लिकेशन क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू क्या, व्हेन एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, मतलब ये है कोई भी डीएनए सीक्वेंस अगर इसके साथ लिंक कर देते हैं, इस पे लिंक नहीं करते हैं, ओरी साइड पे लिंक कर दोगे, इसका मतलब ओरी साइड को काटोगे, दूसरा डीएनए को लगाओगे, फिर तो रिप्लिकेशन कौन कराएगा, बस मैं कुछ। तो ये ध्यान रखना है कि ओरी साइड पे नहीं करना है, ओरी साइड के बगल में आसपास करना है। उसमें देखो आगे, कैन बी मेड टू रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, दिस सीक्वेंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। ध्यान रखिएगा, तो पहला काम तो ये करता है रिप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है। अच्छा, दूसरा काम क्या है कि ये कॉपी नंबर को कंट्रोल भी करता है। देखो कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, तो दो काम इसके हो गए, रिप्लिकेशन की स्टार्ट कराएगा, साथ में कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। So if one want to recover many copy of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number। तो कोई ये चाहता है कि कॉपी नंबर बहुत सारे हो, तो उसको ऐसे वेक्टर लेना चाहिए जो ज्यादा कॉपी नंबर को बनाया, जैसे कि कौन, बैक्टीरियोफेज। कौन सा, बैक्टीरियोफेज। तो आपको कितनी कॉपी चाहिए डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप वेक्टर आपको लेना है उसमें। तो पहली चीज हो गई ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये तो होना ही चाहिए था, इसलिए नंबर 1 पे लिखा हुआ। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर की बात करें, जिससे आपको डीएनए को लगाना है, उसी कॉपी नंबर तैयार करना है, ट्रांसफर करना है। दूसरा देखो सिलेक्टेबल मार्कर, दूसरी बात कह रहे हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर तरह भी काम करना चाहिए। क्या है मतलब, देखो इन एडिशन टू ओरी द वेक्टर रिक्वायर्ड, यानी कि ओरी के अलावा वेक्टर रिक्वायर्ड सिलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग इन एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर सके, किससे, ट्रांसफॉर्मेंट से। उसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से क्या कर सके, अलग कर सके। यहां देखो एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट जो है उस ट्रांसफॉर्मेंट में जिसमें रिकॉम्बिनेंट है उसको ग्रोथ को प्रमोट कर सके। बस में दूसरी बात कह रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या, देखो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस इन ए होस्ट बैक्टीरियम, जिसमें पीस ऑफ डीएनए को होस्ट बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये तो होता है भाई, चाहे हमने निकाला रिकॉम्बिनेंट चाहे ना रिकॉम्बिनेंट, उसमें डाल क्या रहे थे, डीएनए टुकड़े डाल रहे थे। अब डीएनए के टुकड़े डालने के दो तरीके बताए थे, एक तो रिकॉम्बिनेंट बना के, बिना रिकॉम्बिनेंट डाल के। उसी बात कर, देखो द प्रोसेस इन सीक्वेंस 6 नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। मार्कर ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया ये,
सेलेक्टेबल मार्कर कौन होता है, क्या बताओगे? देखो, जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरोमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं वो सिलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं। क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होता है वो किसका काम करता है? सिलेक्टेबल मार्कर काम करता है। कई बार आ चुका है और एक बार क्वेश्चन दिया भी था तो गलत दिया था, आया वहां पे दिया था एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक नहीं होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होता है वो सिलेक्टेबल मार्कर काम कर सकता है। देखो क्या क्या, देखो यहाँ पे, और सब है क्या, ये सब एंटीबायोटिक्स है। कौन? एम्पिसिलिन, क्लोरोमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। तो कभी भी एंटीबायोटिक सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होता है वो सिलेक्टेबल मार्कर होता है। जैसे इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ देखो, जैसे यहाँ लिखा है ये कोई वेक्टर है और इसमें क्या लिखा है, देखो AMP, बता दो। हम इधर पढ़ाई क्लास चल रही है, क्लास उधर चल रही है। आप तो यहाँ देखो ये क्या लिखा है, AMPR लिखा है, ये क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर है ये। इसका मतलब होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। क्या? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यहाँ देखो क्या है, TTR लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। इसका मतलब इस प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है? दोनों है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर एम्पिसिलिन में इसको डालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? नहीं पड़ेगा। टेट्रासाइक्लिन में डालो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास जीन मौजूद है उसके अगेंस्ट में। वो समझ में आया? नहीं आया? तो एम्पिसिलिन यानी कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर का काम कर सकता है। आपको कुछ समझ में आया हो चाहे ना हो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर होता है। वो कोई भी एंटीबायोटिक्स हो सकता है, जो इसमें दिया है वो भी, जो नहीं दिया है वो भी। देखो यहाँ पे जैसे क्लोरमफेनिकॉल, हालांकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे ही, है ना, उसमें केमिस्ट्री एरोडोलाइज में। देखो एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया और कैनामाइसिन हो गया। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वही क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कभी एंटीबायोटिक सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होता है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है? एंटीबायोटिक कभी रेजिस्टेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कैनामाइसिन बोला है तो कैनामाइसिन क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख के R लिख सकता है। टेट्रासाइक्लिन है तो TET करेगा, यहाँ पे R लिख देगा, ठीक है? क्लोरमफेनिकॉल है तो CHL लिखेंगे, यहाँ पे R लिख देगा, ठीक? ऐसे एम्पिसिलिन है तो AMP लिखेंगे, यहाँ पे R लिख देंगे। इस तरह से लिखा जाए कहीं पे तो समझ लेना क्या है, ये क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर। क्या ये? सिलेक्टेबल मार्कर। कभी भी एंटीबायोटिक, झटके में एंटीबायोटिक दिया गया था एक बार और एक में लिखा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो एंटीबायोटिक नहीं होगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वो सिलेक्टेबल मार्कर काम करता है। अब देखो आगे, आर कंसिडर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। इसके लिए ये इकोलाई के लिए, द नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। जो नॉर्मल इकोलाई होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी सारी नहीं पाई जाती है। इसका मतलब इसको बनाया गया है, मैं इसको बनाया गया है, ठीक है? नॉर्मल इकोलाई ये रेजिस्टेंस जीन नहीं पाए जाते। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नया जो भी वेक्टर हो उस वेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रॉपर्टी भी पाया जाना चाहिए, जिसको हम लोग कंप्लीट बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सिलेक्टेबल मार्कर काम कर सकता है। अभी आगे भी इसके बारे में आएगा। तो पहली चीज क्या पढ़ा हम लोगों ने? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओरिसाइड होना चाहिए। दूसरी चीज सिलेक्टेबल मार्कर का भी काम करना चाहिए। तीसरा देखो क्या है, क्लोनिंग साइट। यानी कि इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, यानी कि बहुत कम क्लोनिंग साइट होना चाहिए, ठीक? इस रस्सी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे अच्छी रस्सी वो है, मान लो किसी से बड़ी रस्सी है और एक रस्सी में करीब 8-10 गांठें दे रखी है, और एक रस्सी ऐसी है जिसमें एक गांठ दे रखी है, नॉट्स है, टूट गई थी बाद में जोड़ दिया गया, और एक रस्सी जो बिल्कुल भी गांठ नहीं है, उसमें नॉट नहीं है। सबसे अच्छी रस्सी कौन मानी जाएगी मजबूती के मामले में? इसमें नॉट्स एक भी नॉट्स नहीं है। उसके बाद
जिसमें सिंगल नॉट, उसमें आया, जितनी ज्यादा नॉट्स बनती जाएगी रस्सी उतनी ही कमजोर होती जाएगी। वैसे यहाँ भी है कि क्लोनिंग साइट जितनी कम होगी उतनी अच्छी मानी जाती है, उसमें आया, क्योंकि वो कमजोर बना देती है। देखो यहाँ पे यानी कि इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स क्या, हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। क्या होना चाहिए, सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, सिंगल, ठीक है, सिंगल है तो बहुत अच्छा है। फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरी बात करें यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अगर एक से ज्यादा होगा, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट, बहुत सारे फ्रेगमेंट बना देगा, जिससे क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन है, सॉरी रिप्लिकेशन, वो काफी मुश्किल हो जाएगा, उस बात में मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से अगर एक रिक्रूशन साइट है तो वो हमारे लिए बेटर। हालांकि इसमें देखो कितने हैं, दो, यानी देखो लिखा हुआ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, तो यहाँ क्या लिखा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दो रिकॉग्निशन साइट है। कितने, इसका मतलब किसी भी एंटीबायोटिक कोई, ओ सॉरी, मान लो कोई जीन आप इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है, तो आप कहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ पे जोड़ सकते हो या तो यहाँ पे जोड़ सकते हो। मैं सिर्फ लगा कि जितना, अगर एक है तो बहुत अच्छा है, एक से ज्यादा तो दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो एक है सबसे बढ़िया है। तो दो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप जो आपके पास एलियन डीएनए है उसको आप या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगा दो, ठीक है, दो जगह यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके भी एमपी रजिस्टर देखो दो पार्ट है, पीएसटी फर्स्ट और ये क्या है, तो यू फर्स्ट है। तो अगर आपसे पूछेगा कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पीएसटी फर्स्ट साइट पे लगाया है, कहाँ लगाया है, पीएसटी फर्स्ट साइट पे लगाया है, और उसके बाद इसको हमने डाला कहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में, बताओ इस पे क्या फर्क पड़ेगा, है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से सुनो, मैंने क्या बताया कि अगर पीएसटी फर्स्ट पे हमने एक एलियन डीएनए लगाया है और उसको डाला एम्पिसिलिन में, बताओ क्या फर्क पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा ये, क्यों, क्योंकि हमने पीएसटी फर्स्ट लगाया ना, पीएसटी फर्स्ट है किस पे, एम्पिसिलिन वाले पे, तो पीएसटी फर्स्ट पे लगाएं या पीयू फर्स्ट लगाएं, और किसी को लगाने के लिए यहाँ से काट के इसको हटाना तो जरूरी है, सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ से कुछ हटाओगे तभी तो कुछ लगाओगे। तो अगर मान लो हमने बताया पीएसटी फर्स्ट पे किया है, पीएसटी फर्स्ट पे किया, इसका मतलब यहाँ पे इस एम्पिसिलिन वाले पार्ट को काटोगे और दूसरा एलियन डीएनए लगाओगे, मतलब हुआ। तो देखो यहाँ पे आपने मान लो ये लेके आया डीएनए, ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो एम्पिसिलिन वाली प्रॉपर्टी बची रहेगी क्या, है नहीं है, खत्म हो गई। अब इसको एम्पिसिलिन में डालोगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी प्लाज्मिड की, उसमें आया, तो एम्पिसिलिन में डालोगे तो इसकी डेथ हो जाएगी, नहीं बचेगा। अगला क्वेश्चन सुनो, एक हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है और उसको डाला, हम लगाया हमने बैम H1 साइट पे, किस पे, बैम H1 साइट पे, ठीक है, उसके बाद इसको डालते हैं एम्पिसिलिन में, बताओ इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगाया किस पे हमने, बैम H1 साइट पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इसको हम डालते हैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स में, तो कोई फर्क पड़ेगा, है खत्म हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लगाया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे लगाया है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रॉपर्टी हो गई ये खत्म। कहने मतलब यहाँ पे ये है, जिस साइड पे हम जो एलियन डीएनए लगाए हैं उसकी प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाती है। समझ में आई इतनी बात, माया, ये सारी बातें अगर इतना समझ में आएगा तो बहुत बड़ी बात है, माया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन सा इसको कहाँ पे सर्वाइव करेगा, कहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, तो इसी साइड याद है, दो साइड यहाँ पे एम्पिसिलिन जिनकी पीएसटी फर्स्ट और यू फर्स्ट, और दो साइड किसकी है, बैम H1 और सेल1 की, किस पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे, तो समझ आया। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ये है क्या, सिलेक्टेबल मार्कर, इतनी सी बात है आपको याद रखना, ठीक। अब आ जाओ आगे। तो सबसे अच्छा वेक्टर वही माना जाता है जिसमें क्लोनिंग साइट कम से कम हो, क्या, कम से कम हो, ठीक है, जैसे यहाँ बताया कि इसमें कितने हैं, दो हैं, कितने, दो, ठीक है। अब आ जाओ आगे। देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे फ्रेगमेंट विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग
फिर द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड, लाइगेशन मतलब जोड़ना, कैरिड आउट एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट, कैरिड आउट एट कहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन साइट पे, इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये किसकी बात कर रहा है, पहली चीज समझ लो ये है क्या बच्चे, EBR 322 है क्या, ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड कई सारी वैरायटी होती है, प्लाज्मिड मतलब क्या, वेक्टर है बच्चे, क्या है, वेक्टर, पहली चीज समझ लीजिए है क्या, ये वेक्टर है, ठीक है, और वेक्टर है तो उसके साथ क्या लगाओगे, बार्स कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे, एलियन डीएनए लगाओगे, ठीक है, ये क्या है वेक्टर, PBR 322। दूसरी बात देखो यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ सीक्वेंस दिया है, ध्यान रखिएगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पे दो दिए है, एमपी जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं इसको, ये रिकॉग्निशन साइट, ठीक है, तो दो रिकॉग्निशन साइट दिए हैं PBR 322 पे। दूसरी बात देखो, एक यहाँ दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं ये देखो, यहाँ पे अगर स्टार्ट करोगे 1 2 3 देखो ऐसे डिवाइड कर लो इसको, अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो रोप किस पे, देखो मान लो फर्स्ट पे, किस पे, फर्स्ट पे, और इस साइड कहाँ देखो 3 नंबर पे, ठीक है, एमपीसी किस पे देखो 5 नंबर पे, और देखो यहाँ इको R1 क्ले फर्स्ट इन थर्ड, देखो यहाँ किससे है, मान लो 6 नंबर पे, और फिर कहाँ देखो 7 नंबर पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, 5 नंबर पे एमपीसी रेजिस्टेंस जीन, यहाँ देखो अगर हम बात करें यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन पे, टेट्रासाइक्लिन में दो साइट है, कौन सा, बैम H1 और सेल 1, इसका मतलब ये है कि दोनों पे अगर लगाएंगे आप कोई भी एंटीबायोटिक सॉरी कोई एलियन डीएनए लगाओगे, चाहे आप इस पे लगाइए चाहे इस पे लगाइए, उसमें वो प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आप उसको काटोगे दूसरा लगाओगे तो ये प्रॉपर्टी कहाँ रहेगी, खत्म हो जाएगी। वैसे ही एमपीसी रेजिस्टेंस वाले जीन पे चाहे आपसे बोले कि पीएसटी साइट पे लिंक किया है एलियन डीएनए को, चाहे बोले पीवीयू फर्स्ट साइट पे लगाया गया इसको लिंक किया है, तो कुल मिला के प्रॉपर्टी एमपीसी वाली वो खत्म हो जाएगी, जिस पे जो लगाए वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, इतनी सी बात याद रखिएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसके बाद जो इसमें जो रोप है ये तो समझ गए क्या है, ये लेटरल मार्कर है, और इस साइड काम तो पता ही क्या करेगा, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराएगा, इसीलिए हमने वेक्टर को लिया भी था, है ना। और जो रोप क्या काम करता है, रोप रेप्लिकेशन में जो स्टार्ट कराता है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराने वाले प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन, तो रोप जो है क्या बनाता है, प्रोटीन, ये बनाता है प्रोटीन। तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराने वाले प्रोटीन बनाने का काम करता है कौन, रोप, ठीक है, ये हो गया प्रोटीन, ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे आगे, तो ये हो गया यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछे PBR 322 पे कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, क्या बताओगे, दो, कितने, दो, यहाँ देखो, देखो फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट ए फॉरेन डीएनए, आप फॉरेन डीएनए को लगा सकते हैं, देखो ध्यान से, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, देखो फॉरेन डीएनए को लगाया है किस पे, देखो बैम H1 साइड पे, किस पे लगाया है, बैम H1 साइड पे ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PBR 322, क्या हुआ, अब क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया ना, क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया, कह रहे हैं कि बैम H1 साइड यहाँ पे हमने कोई बाहर से एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें लगाया, उसमें आया, अब क्या हो गया, क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रॉपर्टी रहेगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ देखो द रिकॉम्बिनेंट बन चुका है, प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड, लेकिन क्या एम्पिथिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है इसमें डालेंगे तो क्या सर्वाइव करेगा, हाँ बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि एम्पिथिलिन वाला प्रॉपर्टी तो है, हमने यहाँ की प्रॉपर्टी काटा है, ये तो अभी भी रहेगा उसमें, मतलब ये कहने मतलब है कि बैम H1 साइड पे हमने डिजायर्ड डीएनए लगाया, उसको डाला टेट्रासाइक्लिन में, उसमें आया, तो क्या होगा कि ये क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई। इसी को अगर हम डालते हैं एम्पिसिलिन में, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइगेट हमने कहाँ किया है, टेट्रासाइक्लिन वाले पर, तो वही कह रहे हैं कि टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन एम्पिसिलिन में डालेंगे तो इसकी डेथ नहीं होगी, पास में कुछ देखो यहाँ पे,
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फ्रैगमेंट डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड, सर्वाइव कर जाए कहाँ पे, फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाई लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। कुछ माया तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि एमपीसी रेजिस्टेंट जीन पे जब डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माया हो गया, अब देखो आगे। फिर द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो, माया ए ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन इस पे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड टू ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद हमने डाला टेट्रासाइक्लिन पे, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो, जो रिकॉम्बिनेंट होता है वो क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा किसमें, एम्पिसिलिन में, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे वैसे ही है माया, क्योंकि लाइगेट कहाँ किया था, टेट्रासाइक्लिन पे, तो जहाँ पे जो लगाएंगे वो प्रॉपर्टी खत्म होगी, तो लगाया जब यहाँ था ये प्रॉपर्टी थोड़ी खत्म हो जाएगी, तो एम्पिसिलिन तो सर्वाइव कर जाएगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन इसकी डेथ हो जाएगी। देखो यहाँ पे कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, लेकिन टेट्रासाइक्लिन ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसमें दूसरी बात करें कि बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो कर जाएगा। उसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब समझे, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब कि वो उसमें हमने क्या किया है, कोई बाहर से डीएनए नहीं लगाया है, लगाया ना तो इस पे लगाया ना तो इस पे लगाया, तो अभी जो जैसा दिख रहा है ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट भाई, ये कैसा है, ये इसमें है क्या, वेक्टर ही तो है। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, वेक्टर प्लस डिजायर्ड डीएनए है ना, वही तो होता है। यहाँ पे क्या है, डिजायर्ड डीएनए है नहीं है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया नहीं लगाया, फॉरेन डीएनए लगाया नहीं लगाया, तो इसमें है क्या, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। उसमें ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, वही तो कह रहे हैं आप देखो, तो कह रहे हैं कि नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम। अब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अब इसके पास दोनों रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है। अब इसको अगर एम्पिसिलिन में डालोगे तब भी सर्वाइव कर जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर टेट्रासाइक्लिन डालोगे तब भी सर्वाइव कर जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस पे दोनों टाइप के जीन मौजूद है। माया हाँ, इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट में, इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में दो पार्ट बताए थे हमने ना, ट्रांसफॉर्मेंट में दो पार्ट बताए थे, एक रिकॉम्बिनेंट एक होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट दो टाइप के होते हैं, पता है नहीं, पीछे देखो ट्रांसफॉर्मेंट क्या बताया था, एक तो रिकॉम्बिनेंट बना के डालोगे और एक बिना क्या नाम है, रिकॉम्बिनेंट बना के डालोगे। तो बिना जो रिकॉम्बिनेंट बना के डालोगे उसकी क्लोनिंग कहाँ होती है, क्योंकि वेक्टर है ही नहीं उसमें, वेक्टर था नहीं था। तो अगर आप ये देखो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो, किसी का इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ये मतलब है कहने का। तो अगर आपको प्रॉपर्टी को खत्म करना है तो आपको रिकॉम्बिनेंट बनाना ही पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेंट के दो पार्ट बताए थे, एक रिकॉम्बिनेंट दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको लगाया नहीं मैंने, लगाया नहीं लगाया, कोई दिक्कत इसमें पूछो, कर लोगे, ठीक है। रूप काम समझ में आया, रूप काम समझ में आया, क्या काम करता है, ये प्रोटीन बनाता है जो रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक। प्रोटीन कह सकते हो, ये एंजाइम कह सकते हो, रिप्लिकेशन कौन सा एंजाइम चाहिए, रिप्लिकेस, है ना। तो ये हो गया, पूरी साइड का समझ में आया, क्या करता है ये, रिप्लिकेशन स्टार्ट कराता है, साथ में कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ये क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर। पीबीआर 322 में पूछे कितने सिलेक्टेबल मार्कर, क्या बताओगे, दो, एक तो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट, दूसरा टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट। फिर आपसे पूछे कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है उसमें कितने रेगुलेशन साइट है, दो, पीएसटी फर्स्ट और पीयू फर्स्ट। अगर पूछे टेट्रासाइक्लिन कितने हैं, यहाँ पे दो, BAM-H1 और सेल1। और ये 6 नंबर पे देखो इक्वार1, क्लिप फर्स्ट और इन थर्ड होता है, और यहाँ पे कोई सिलेक्टेबल जीन नहीं है, यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे, ये पूछा भी आपसे नहीं जाएगा। क्लियर हुआ, हो गया, बस यही क्वेश्चन है नॉर्मल से, मैंने बहुत कुछ बता दिया कि पूछा इतना जाता नहीं, वही बच्चों वाला क्वेश्चन, डीएनए को काटने वाला एंजाइम बताइए, क्या, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियोस। क्लियर हुआ, ज्यादा पूछ नहीं, क्या है तो पीबीआर 322 है। और आपसे इस टाइप क्वेश्चन जो है इस पे नहीं आया, हाँ अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है, वो आगे बताएंगे आपको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। पाया, अब देखो आगे, उस पे क्वेश्चन आया लेकिन इस पे इतना ज्यादा इसमें अंदर क्वेश्चन आया नहीं, ये साइड याद रखना है, इसमें पीएसटी फर्स्ट, पीयू फर्स्ट किस पे, एम्पिसिलिन पे, और BAM-H1 और सेल1 किस पे, टेट्रासाइक्लिन पे। साइड भूल जाओ तो गड़बड़ी कर दोगे, फिर वो पूछेगा सेल1 साइड पे हमने एलियन डीएनए को लगाया है, बताइए इसको हम अगर टेट्रासाइक्लिन डालें तो क्या होगा इस पे। पहला ऑप्शन
कुछ नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, इसकी डेथ हो जाएगी। वैसे और ऑप्शन बना सकता है, समझ पाया? कर लोगे? फिर आपसे कहेगा कि भाई पीएसटी फर्स्ट साइड पे हमने एलियन डीएनए को लगाया, उसको डाला हमने किस में, टेट्रासाइक्लिन, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एम्पिसिलिन डालेंगे तो डेथ हो जाएगी। कर लोगे इसे? समझ में आ गया? और इसको लगाने का क्या मतलब है, इसको रिकॉम्बिनेंट बनाना है। तो एलियन डीएनए लगाने का मतलब क्या है, इसको हम क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट। अभी कैसा दिख रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सिर्फ वेक्टर ही तो है ये क्या है, वेक्टर है, तो कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। जब आप उसमें लगा दोगे तो कैसा बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। तो वही तो कह रहा है, सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करता है, इसका रिएक्शन अलग होता है। और जब रिकॉम्बिनेंट बना दोगे तो उसका रिएक्शन अलग होता है। उसमें आया? इसको डालोगे अगर उस एंटीबायोटिक में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब रिकॉम्बिनेंट बना के डालते हो तो उससे फर्क पड़ता है। उसमें आया? ये सारी चीजें इस पे दूसरा में एक ही तो होगा। ये जैसे ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। हाँ बताओ। हाँ हाँ, पता कैसे चलेगा, उसको डाल दो उसमें, एंटीबायोटिक में, एंटीबायोटिक में डाल दो। अगर एंटीबायोटिक में सर्वाइव कर जाए, उसमें आया, इसका मतलब कैसा है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सर्वाइव ना करे तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट। माया ये है, तो कह रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर सिलेक्ट करता है रिकॉम्बिनेंट को, किससे, नॉन रिकॉम्बिनेंट को। उस माया मतलब यही चीज है, अगर इसको एंटीबायोटिक में डालोगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, चाहे आप एम्पिसिलिन डालो चाहे टेट्रासाइक्लिन डालो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको हम यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट बना दें, क्या मतलब, एम्पिसिलिन मान लो पीएसटी साइट पे हमने लगा दिया, कोई बाहर से कोई एलियन डीएनए लगा दिया जिसको हम कॉपी नंबर बनाना चाहते हैं, तो अब इसको लगा दिया, क्या क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट को अगर हम एम्पिसिलिन में डालेंगे, जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। उसमें आया? तो पहले कैसा था, नॉन रिकॉम्बिनेंट, अब कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट। उसमें आया? तो जो रिकॉम्बिनेंट बन जाता है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट डेथ नहीं होती है, किसके दोनों होते हैं। आया? बस। अब आते हैं आगे इसके, इसमें जो अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर है बीटा ग्लूटासाइड, उस पर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रही है, यही बात सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ देखो, कह रहे हैं कि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम एंड देन ट्रांसफर ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। यहाँ देखो, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो, यहाँ देखो, रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। उसमें कोई बताएगा यहाँ पे, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है वो कहाँ ग्रो करेगा, बात नहीं करो, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है वो कहाँ ग्रो करेगा, एम्पिसिलिन में, टेट्रासाइक्लिन में, दोनों में। भाई नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों प्रॉपर्टी है ना, ये तो कह रहा है, देखो, नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक, चाहे वो एम्पिसिलिन हो चाहे टेट्रासाइक्लिन हो। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इस केस में क्या देखो, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब यहाँ पे मोस्टली यही होता है, रिकॉम्बिनेंट। हालांकि इनको बोलना चाहिए ट्रांसफॉर्मेंट में कौन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट दोनों आते हैं, रिकॉम्बिनेंट भी आते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट आते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने बोला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्मेंट बात कर रहे हैं तो रिकॉम्बिनेंट की ही बात कर रहे हैं। देखो, selecting the transformant where the other antibiotic resistant gene get inactivated due to insertion of alien DNA। दूसरा जो हो गया कैसा हो गया, इनएक्टिवेट हो गया कि आपने बाहर से उसमें उसी पॉइंट पे डीएनए को लगा दिया है। देखो, एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, इस तरीके से आप रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट कर सकते हो। कर लोगे, कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लीजिएगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं इसमें बनेगा, ठीक है। अभी तो अब आप पढ़ रहे थे, अब मैं थोड़ा सा ऐसे ओरली क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अभी समझ में आ जाएगी कि समझ में आया कि उड़ गया, तो ये चीजें जरूरी है। यहाँ से आते हैं अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर पे क्वेश्चन आते हैं, उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मान लो हमने एलियन डीएनए को लगाया कहाँ पे, पीएसटी फर्स्ट साइड पे, हमने बताओ पीएस, क्वेश्चन सुना, ध्यान से सुनना, एलियन डीएनए को लगाया हमने पीएसटी फर्स्ट साइड पे और इसको डाला हमने टेट्रासाइक्लिन में, बताओ क्या फर्क पड़ेगा इस पे, है? और एम्पिसिलिन में डालेंगे तो उसको बोलने दो, मत जाएगा, क्या होगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है। और हमने मान लो, ठीक है, पैम H1 साइड पे हमने डीएनए को लगाया, डिजायर डीएनए को, ठीक है,
अब इसको डालते हैं एम्पिसिलिन में, बताओ इसको क्या फर्क पड़ेगा? बोलने दो उसको, कोई फर्क पड़ेगा? टेट्रासाइम डालें तो मच जाएगा, पहले बोल लो मच जाएगा। कौन है ये? शगुन? देखो ठीक है, समझ में आ गया इसका मतलब, समझ में आ गया अहमद? कोई समझ में आया उसको? बस एक क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे लगाया गया, बताओ इसको हम एंटीबायोटिक में डालेंगे, बताओ इसमें फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? चार ही साइड याद कर लेना, पीएचटी फर्स्ट, पीओ फर्स्ट, BMH1 और सेल1, याद रहेगा? और आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक? अब करें सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज ए कंबर्सन प्रोसेस, काफी कठिन प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस बताया हमने, कह रहे हैं काफी जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल काम है। अब करें इसलिए यहाँ पे एक अलग से सिलेक्टेबल मार्कर खोजा गया, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर। क्या? अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर। देखो यहाँ पे simultaneous plating on two plane having the different antibiotic, therefore alternative selectable marker have been developed। यहाँ पे अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर खोजा गया। देखो और अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर का नाम डायरेक्टली पूछा गया, तो वो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है क्या? एंजाइम। क्या ये? एंजाइम। एंजाइम है मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन कोड करने वाला क्या होगा? एमआरएनए। एमआरएनए बनाने वाला कौन होगा? डीएनए। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर की बात कर रहे हैं, जो कौन सा है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। कौन है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये है अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, ध्यान रखो। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज किसके लिए जरूरी है बताओ, कोई बताएगा? हमने बताया था लैग ऑपरेंट मॉडल में, पता है? कौन से जीन इसको कोड करता है? जेड। कौन सा? जेड। और परमियस को वाई, और ट्रांसडाइलाइट को ए। ये तो है, ठीक है। लैग हमारे की बात करें, ध्यान देखो। तो अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर कौन है बच्चे? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। पहले तो आप ये याद रखो, ठीक है? बात नहीं करो, बात नहीं। अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर कौन है, क्या बताओगे? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब देखो क्या कर रहे हैं, हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या करता है? ये अलग करता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। और किस बेस पे? कलर प्रोड्यूस करने के बेस पे। बताओ कौन सा? कौन सा पैराग्राफ? यहां से? हाँ? कहां? और ऊपर कहां जा रही हो? अरे सिलेक्शन का मतलब ये हो कि जो अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं, ठीक है? अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर जो यूज होता है वो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। पहली चीज याद रखो। डायरेक्ट सिलेक्टेबल मार्कर पूछे तो क्या बताओगे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। लेकिन अगर आपसे पूछता है अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर कौन है, तो क्या बताओगे? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। पहले तो आप ये याद रखो, ये सिंपल क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, ठीक है? और एक क्वेश्चन और पूछा गया नीट 2013 में, वो क्या पूछा गया देखना ध्यान से। हमने क्या बताया कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, मान लो डीएनए सपोज है, ये डीएनए है मान लो, ठीक है? इस डीएनए से क्या बनता है? मान लो डीएनए कोई पॉइंट होगा, कोई डीएनए का स्टैंड होगा जो इस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को कोड करता होगा। क्या करता होगा? कोड करता होगा, ठीक? यानी कि इसको कोड करने वाला कोई ना कोई यहाँ पे जीन होगा, ठीक है? ये क्या होगा? मान लो जीन होगा यहाँ पे, ये मान लो इसको यहाँ पे जीन है, इसको कोड कर रहा है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। ठीक है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को कोड कर रहा है, मतलब ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को बनाने वाले क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं, ठीक? नॉर्मल डीएनए। अब क्या करें देखो यहाँ पे, ये जीन काम क्या करता है? देखो कह रहे कि दिस रिजल्ट इनटू द इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन बाय सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम व्हिच इज रिफर्ड टू एज इंजक्शनल इनएक्टिवेशन। अब क्या करें देखो यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर colony if the plasmid in the bacteria does not have an insert। अब क्या करें आप देखो यहाँ पे, कह रहे कि अगर यहाँ पे ये जीन होता है तो इस एंजाइम की मदद से यहाँ पे होता है सबस्ट्रेट, और ये क्या बनाता है? प्रोडक्ट। क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एंजाइम। एंजाइम कौन सा है? अगर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होगा तो जो सबस्ट्रेट होता है प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है? और ये कैसा कॉलोनी ये कॉलोनी बनाता है कैसा? ब्लू कलर का। कैसा? ब्लू कलर का।
और ये सबस्ट्रेट इसको बोलते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। तो जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है ये सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट को ब्लू कलर की कॉलोनी में बदल देता है। कौन? बीटा ग्लूटासाइडेज। उसमाया बीटा ग्लूटासाइडेज। और ये तब होता है बीटा ग्लूटासाइडेज तब बनेगा जब इसका पार्टिकल कोई यहाँ पे जीन पाया जाएगा इस डीएनए में। ठीक है, ये पूरी कहानी समझो यहाँ पे कि बीटा ग्लूटासाइडेज जो है, ठीक है, ये क्या करता है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को एक कलरलेस कॉलोनी में बदल देता है। बैक्टीरिया कॉलोनी है, ठीक है। यहाँ पे कैसे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, अब जो कॉलोनी बनती है कैसे बनाई थी, ब्लूजिस ने बताया था उसमें, किसमें जो किया था ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किसने किया था, कौन से बैक्टीरिया पे काम किया था, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी पे। और कितने टाइप की कॉलोनी बनाती थी, 2 टाइप की, एक रफ वाली और दूसरा स्मूथ वाली। कौन सी जो वायलेंट होती थी, रफ वाली, हाँ वो तो स्मूथ वाली जो है वायलेंट थी, उससे निमोनिया होता था, जबकि रफ वाले से निमोनिया नहीं होता था। उसमाया इससे क्या प्रूफ हुआ है बताओ, है? क्या कुछ ट्रांसफर हो रहा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, थर्मली स्टेबल। हाँ, उससे ये पता नहीं चल पाया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, लेकिन जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो थर्मली स्टेबल है, ये पता चल पाया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, देखो अब कह रहे हैं कि मान लो ये हो गया, समझ आया। लेकिन अगर मान लो कोई बाहर से इस डीएनए, ये डीएनए कैसा है, रिकॉम्बिनेंट कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, पता है इतना। अब देखो इसको क्या करने जा रहे हैं, इसका करने जा रहे हैं पोस्टमार्टम। देखो इसमें हमने कर दिया रिकॉम्बिनेंट, इसको बना दिया हमने क्या, रिकॉम्बिनेंट। देखो यानी कि जो जीन बीटा ग्लूटासाइडेज को कोड करता था, बनाता था, उस जीन को हमने रिप्लेस कर दिया है। अब ये बताओ कि क्या ये जो है ये कैसा बन गया बच्चे, पहले तो ये बताओ, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट है ना। क्लियर हुआ। और ये कैसा था, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। क्लियर। अब देखो क्या है, इससे जो है ये जो बीटा ग्लूटासाइडेज है ये नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। जब बीटा ग्लूटासाइडेज नहीं बनेगा तो जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है बच्चे, इसको मैं जो कलर लिए तो वही कलर, ये जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो था इसके अंदर कलरफुल कॉलोनी बनाने वाली प्रॉपर्टी तो थी, लेकिन यहाँ पे एंजाइम ये मौजूद नहीं है। देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये कैसा बनेगा, कलरलेस। कलरलेस कह सकते हो यानी कि नो कलर ऐसे कह सकते हो, और यहाँ क्रोमोजेनिक है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ही लिया था, पहले भी लिया था और अभी भी लिया है। फर्क क्या है देखो, फर्क यहाँ पे ये कि बीटा ग्लूटासाइडेज यहाँ पे मौजूद है, उसने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को ब्लू कलर कॉलोनी में चेंज कर दिया। ठीक, ये इसके पेरेंट्स और ये इसके बच्चे, ऐसे भी कर सकते हो। जो पेरेंट्स हैं इनके बच्चे कैसे होंगे, कलरलेस, कलरफुल होंगे। कैसे होंगे, कलरफुल। यहाँ देखो ये इनके पेरेंट्स, इनके बच्चे कैसे हो गए, कलरलेस। ठीक है, इसके सेंटेंस समझ सकते हो। अब देखो क्या किया हमने, यहाँ पे जो डीएनए को हटा के दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। इसको इसको बोलते हैं, हमने क्या कर दिया, इसको इनएक्टिवेट कर दिया, यानी कि इस जीन को हमने हटा दिया। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, और किस जीन के लिए, बीटा ग्लूटासाइडेज के जीन के लिए। इसको बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इंजर्ट करके किसको, बाहर से डीएनए लगा के, एलियन डीएनए को लगा के हमने क्या कर दिया, इसको इनएक्टिवेट कर दिया। क्या बनाने के लिए, बीटा ग्लूटासाइडेज बनाने के लिए। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। उसमें आया, बताओ इतना समझ नहीं आया तो सिंपल से आपसे ये पूछा गया नीट 2013 के बाद, पेपर होगा तो देख सकते हैं उसको। देखो समझो ध्यान से, फिर समझ लो। यहाँ पे डीएनए कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है
बीटा ग्लूटासाइडेज को यहाँ पे कोड करने वाला, उसको बनाने वाला यहाँ पे जीन मौजूद है, ठीक है। और बीटा ग्लूटासाइडेज बनता है, ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को किसमें चेंज कर देता है, ब्लू कलर कॉलोनी में, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, इसी पॉइंट पे जो इसको जीन कोड करता था, हमने बाहर से एलियन डीएनए लगा दिया, मतलब क्या बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट से क्या होगा, देखो यहाँ पे, अब ये बीटा ग्लूटासाइडेज बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जीन ही गैप हो गया भाई, जीन कटा दिया, ये जीन गैप हो गया। जब ये गैप हो जाए तो बीटा ग्लूटासाइडेज नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो जो सबस्ट्रेट का जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है वो कलरलेस कॉलोनी बनाता है। ऐसा क्यों बोलेंगे, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से। वो किसको इनएक्टिवेट कर दिया, बीटा ग्लूटासाइडेज को बनाने वाले जीन को इनएक्टिवेट कर दिया, समझ में आया। इसलिए इसको बोला जाता है अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर बीटा ग्लूटासाइडेज। हो गया, कोई दिक्कत, बना लो इसको जल्दी फटाफट, फिर आगे चलें। बना सकते हो तो बनाना है, मिटा दें, आ गया। उसमें ये पूछा गया था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेते हैं तो कैसा कॉलोनी बनाता है, ऐसे दिए हुए थे क्वेश्चन, आज देख लेना इसको, ठीक है। और जब रिकॉम्बिनेंट कर लेते हैं तो वो कलरलेस कॉलोनी बनाता है, ब्लू कलर बनाता है, येलो कलर बनाता है, ऐसे था। जिनके समझ में नहीं आया वो पल्ले ने पड़ा कि कर क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, हवा में उड़ रहा था। जैसे यहाँ पे कोई लोग हो सकता है हवा में उड़ रहा हो, ऐसा है क्या शीतल, समझ में आ गया, पक्का। एक ही बार आया, उसके बाद तो शायद नहीं आए, फिर ये कर लोगे क्वेश्चन। कब कलर कॉलोनी बनाएगा, रिकॉम्बिनेंट बनाएगा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बनाएगा, वो टेक्निकल टर्म आता है, जैसे मैंने आपको समझाया ऐसे नहीं आता है, टेक्निकल टर्म लेगा। रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, बताओ किसमें कलरलेस बनेगा कॉलोनी, किसमें कलर बनेगा, किसमें ब्लू कलर बनेगा। रिकॉम्बिनेंट में कलर बनेगा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, बताओ शीतल, हाँ नॉन रिकॉम्बिनेंट में कैसा बनेगा, ब्लू कलर, और रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा तो कर लोगे, बस यही पूछा जाएगा आपसे और कुछ नहीं। और सिंपल से एक लाइन बोला ना क्वेश्चन, अल्टरनेट प्लेटफॉर्म मार्कर का नाम बताइए, तो यह समझ में आया, कर लोगे, बस यही है। आज क्वेश्चन कर लेना, फिर बताना मुझे, आगे बढ़े। पुरानी किताबों में अल्फा ग्लूटासाइडेज दिया होगा, देख लेना, चेक कर लेना इसको। हाँ ये वही तो, तभी तो कह रहे हैं, सही कर लो उसको। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नजर कमजोर मुर्गे को ले गया मोर। इसको बीटा कर लेना, अल्फा मत करना, नहीं पाप पड़ेगा, इतनी बार मैंने रिपीट किया है। क्वेश्चन आ जाए, सुनो मेरी बात, जो मैंने अभी पढ़ाया इस बायोटेक्नोलॉजी में यही इंपॉर्टेंट है। एक ये है, एक इसकी एप्लीकेशन में है, आरएनए इंटरफेरेंस, ये दो समझ जाओगे, इसमें कुछ है नहीं, फिर दो ही चीजें टेक्निकल चीज जो आपको समझना है। एक चीज मैंने ये बताई, इसके पीछे वाला एक आपको अगले चैप्टर में आएगा वो, और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस आसान है चीजें। अगर आपने इतना समझ लिया तो समझ लो सब समझ गया है। यही टेक्निकल चीजें थी और कुछ नहीं इसमें। अभी पूछ लो, फिर आगे आते हैं हम लोग, बाकी सब आसान है। जहां डिफिकल्टीज है वहां मैं आपको पहले बता दूं, इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। हो गया, आगे बढ़े, चलो देखो क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो याद देखो, तो एक चीज तो याद रखना कि अल्टरनेट सेलेक्टर मार्कर कौन है, तो क्या बताओगे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, अल्फा नहीं, हाँ उसमें अल्फा बीटा किया जाता है कि जो इंजेक्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया गया अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज का, इंजेक्शनल डीएक्टिवेशन कर दिया गया था अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज का, इंजेक्शन इनएक्टिवेट किया गया था बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का, इंजेक्शन इनएक्टिवेशन किया था किसको, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का। उसमें आया, ऐसे क्वेश्चन आया था, अल्फा बीटा करके आए थे, ठीक। देखो आगे कह रहे कि हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखो देखो देखो, विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्लियर है। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट समझ में आया, कौन सा कलरलेस कॉलोनी बनाएगा है? और कौन सा कलरफुल, कर लोगे, जिसका गलत हुआ उसको यहीं पे टांग देंगे यहीं पे, ठीक है, महाराज चौराहे पे, गड़बड़ मत करना। प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, in this recombinant DNA is inserted within the coding sequence of the enzyme beta galactosidase, and this result into the inactivation of the gene of synthesis of this enzyme, which is referred to as ingestional inactivation of beta galactosidase. The presence of chromogenic substance give blue color colony, कैसा, blue color colony, कैसा, blue color. If the plasmid in the bacterial does not have an insert
अगर इसमें कोई इंजर्शनल नहीं करते हैं तो presence of injured result into the insertional inactivation of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color. These are identified recombinant colony, recombinant को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर सकते हैं। कुछ माया। और डीएनए जब देखते तो कैसा दिखता था अल्ट्रावायलेट रेज में? कैसा? ब्राइट ऑरेंज कलर का। कलर याद रखिएगा, ठीक है? तुम लोग कलरलेस हो जाओगे फिर, ध्यान देखो। ठीक है, क्लियर है? अगला जाओ वेक्टर पे। ठीक है, अब इसमें कुछ बचा नहीं, देखो अब टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं। काफी तो मैं आपको बता ही चुके वेक्टर। बताओ इसमें डीएनए जब हमने टूल्स बताया था, टूल्स कौन कौन से टूल्स थे बताओ? टूल्स कौन कौन से थे बायोटेक्नोलॉजी के? पहला चाहिए एंजाइम, दूसरा चाहिए होस्ट, तीसरा चाहिए वेक्टर। एंजाइम कितने बताए? 3। पहला जोड़ने के लिए कौन, काटने के लिए कौन, रिप्लिकेशन के लिए कौन, पॉलीमरेज। जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज, काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और पॉलीमराइजेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज। और एक होस्ट चाहिए, ज्यादातर कौन होता है? ई कोलाई। और एक चाहिए हमारा वेक्टर। वेक्टर के बहुत सारे बताए थे, जैसे पीबीआर 322, जैसे आपका प्लाज्मिड, जैसे एग्रोबैक्टीरियम, जैसे रेट्रोवायरस। कुछ पाया? ये है यहाँ पे। अब देखो आगे क्या करें यहाँ पे, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन ए प्लांट एंड एनिमल। प्लांट के लिए अलग, एनिमल के लिए अलग। यहाँ देखो, यू मे सरप्राइज टू नो दैट we have learned the lesson of transferring gene into plant and animal from bacteria and viruses which have known this for ages. How to deliver gene to transform an eukaryotic cell and they force them to what the bacteria or viruses want. For example, याद एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस कई बार ये पूछा गया है। ये एग्जाम्पल जो है इतनी बार पूछा गया कि बता नहीं सकते हैं। माया आज पेपर करना फिर बताना कि मैंने क्या बोला था। माया कुछ यहाँ देखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, नाम है ट्यूमिफेसियंस, ट्यूमर काज करता है किसमें? प्लांट में। किसमें? प्लांट में। पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट, नोट कर लेना, किसमें? मोनोकॉट के डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट में बीमारी काज करता है। इज एबल टू डिलीवर पीस ऑफ डीएनए। बीमारी कैसे काज करेगा? क्योंकि ये डीएनए को, न्यूक्लिक एसिड को ट्रांसफर कर देता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं टी डीएनए। क्या बोलेंगे? टी डीएनए। ठीक है, to transform normal plant cell into tumor and direct these tumor cell to produce the chemical, और कह रहे हैं कि to produce the chemical required for pathogen। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो है ये ट्यूमर काज करता है किसमें? प्लांट सेल में। किसमें? प्लांट सेल में। सिमिलरली रेट्रोवायरस किसमें? एनिमल में। तो एनिमल्स हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल, और नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करने का काम करता कौन? रेट्रोवायरस। कौन सा? रेट्रोवायरस। जो जुकाम काज करता है वो कौन सा वायरस था? है? और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करता है वो कौन सा था? एडेनोवायरस। ये कौन सा है? रेट्रोवायरस। और कैंसर काज करने वाले वायरस बताया था यार, कौन सा? रेट्रोवायरस, पहले पढ़ चुके हम लोग, है ना? कैंसर सेल हो गया। कह रहे कि ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट has generated knowledge to transform these tools of pathogen to useful vector for gene of the interest। मतलब क्या समझा है? देखो, चाहे वो एग्रोबैक्टीरियम हो, चाहे वो रेट्रोवायरस हो, ये ट्यूमर कैसे फैलाता है? ये उसके अंदर अपना डीएनए छोड़ देता है। क्या करता है? डीएनए से अंदर खास प्रॉपर्टी होती है, अपना डीएनए को छोड़ देता है। उसमें तो इस वजह से वहां पे ट्यूमर हो जाता है। पास में न्यूक्लिक एसिड, जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है, चाहे वायरस हो चाहे कोई भी हो, कौन होता है? उसका न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये अपना डीएनए वहां छोड़ देता है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। और उसमें ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ माया। तो बाद में जब ये देखा गया कि भाई ये डीएनए को ट्रांसफर करता है, डीएनए को छोड़ता है, तो लोगों ने सोचा क्यों ना इसको वेक्टर तरह यूज किया जाए। कुछ माया, वेक्टर तरह इसका यूज क्यों नहीं किया जाए? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कैंसर का भी काम करता है। तो अगर इसकी कैंसर काज करने वाले जीन को हम हटा दें तो इसे फायदा ही फायदा है। जैसे मान लो सांप की बात कर रहे हैं, ठीक है, सांप के दांत तोड़ दो, चाहे कोबरा हो चाहे कोई भी सांप हो, अब उसके साथ आराम से खेलो, खेल सकते हो, हाइड एंड सीक खेलो। हेलो सांप आ जाओ इधर, आ जाओ, मैं छिपा हूं यहाँ से, खेलो, कोई दिक्कत होगा? बिच्छू ले लो, उसके डंक काट कर छोड़ दो, बिच्छू को हाथ में लेके खेलो, हेलो कैसे हो, मारा क्या मतलब माया। दूसरी बात ऐसे ही, सांप आपको पता है कि क्या खाता है? चूहे खाता है। और आपके घर ढेर सारे
चूहे हो गए हो, आप परेशान है चूहे से, तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, सांप पाल लो अपने घर में, है कि नहीं? ठीक है, नहीं पाल रखा है, पूछ लो चाहे तो, ना मानो तो, ठीक है। और हर वैरायटी के सांप पाल रखा है इसने, कोई रेटल स्नेक ले लो, किंग कोबरा ले लो, सारे सांप मिल जाएगा इसके घर में, ठीक है। किसको? ऐसा नहीं है, देखो कहने की बात है, यहाँ देखो उधर, कहने मतलब ये है, सांप के आप दांत तोड़ दो और घर के सारे चूहे खत्म। सांप क्या करके सारे चूहे को खा, सिरे ने भी पाल रखा है, ठीक, बड़े बड़े यहाँ पे वाइपर पाल रखा है इसने, उसमें आया। तो आपके घर के, इधर सुनो, इधर देखो इधर, घर के सारे चूहे जो है वो सांप आपके खा जाएगा, और आपके घर जो है चूहा फ्री हो जाएगा। तो सांप से फायदा है कि नुकसान? और बात कर रही हो है, वही तो कह रहा हूं, बिल्कुल सही चीज है, दांत तोड़ के फायदा है। सेम चीज इसके साथ है, अगर ट्यूमर कास्ट करने वाला जीन जो है उसको हटा दो तो इससे फायदा ही फायदा है, क्या? डीएनए को ट्रांसफर कराओ इससे, इससे बोलो भाई साहब डीएनए वहां ट्रांसफर कर दो, ठीक कर देंगे। उसमें आया, तो मतलब ये हो गया, चाहे रेट्रोवायरस हो चाहे एग्रोबैक्टीरियम हो, इसको रेट्रोवायरस से कैंसर काज करता है, तो कैंसर काज करने वाला जीन होगा उसको हटा दो, और यहाँ पे जो ट्यूमर काज करने वाला जीन हटा दो तो इससे भी काम कर सकते हो। तो वही कह रहे हैं, इसकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है, जो नुकसानदेह वाली प्रॉपर्टी, उसको हटा दो, इससे फायदा ही फायदा है। उसमें आया, वही यहाँ पे कह रहे हैं, देखो कह रहे कि ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीविंग जीन बाई, इसके अंदर खास बात क्या है? आर्ट है, टेक्निक है, क्या? डीएनए को ट्रांसफर करने की, ये तो करते हैं हम लोग वेक्टर में। कह रहे जीन बाय द पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेट नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दिस टूल्स ऑफ पैथोजन इनटू द यूजफुल वेक्टर, इसको हम यूजफुल वेक्टर तरह काम कर सकते हैं फॉर डिलीविंग जीन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमंस। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये ट्यूमर को कास्ट करने जो प्लाज्मिड होता है इसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का, हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। अब इसको जो है क्लोनिंग वेक्टर में मॉडिफाइड कर दिया गया है, मतलब पहले जो ट्यूमर कास्ट करता था, अभी ट्यूमर कास्ट नहीं करता था, पहले वही सांप जो काटता था अब वो सांप नहीं काटता है, उसे चूहे हम लोग खत्म करने के लिए उस सांप को, हम लोग सांप का हमने नाम भी रख दिया, रानी और विक्की, आ जाओ खा जाओ चूहे को, निपटा दिया है कि नहीं। यहाँ देखो, अब करें क्लोनिंग वेक्टर विच इज नो मोर पैथोजेनिक, अब वो जो रेट्रोवायरस हो, अब इससे कोई कैंसर वैंसर नहीं होता, क्योंकि कैंसर कास्ट करने वाले जीन हमने हटा दिया है, बाकी सारा काम से हम ले रहे हैं। देखो यहाँ पे, मोर पैथोजेनिक द प्लांट बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म, लेकिन वो जीन वो नहीं किया जिससे डीएनए ट्रांसफर करता है, क्योंकि वो तो फायदे की चीज है, जो हमारी फायदे की चीज उसको ट्रांसफर नहीं किया, उसको नहीं हटाया, तो हमारी नुकसानदेह है उसको मैंने हटाया। नुकसान क्या है? कैंसर काज करता है, उसमें आया, उसमें आया, तो कैंसर काज करने वाले जीन को हटा दो। यहाँ देखो, use the mechanism of deliver gene of our interest into variety of plant। Similarly, रेट्रोवायरस में सेम किया गया, ऐसे नॉर्मल रेट्रोवायरस कैंसर काज करता था, लेकिन हमने कैंसर काज करने वाले जीन को हटा के बाहर कर दिया, अब इससे हमें फायदा है, क्या? देखो डिशाम, इसको क्या कर दिया गया? डिशाम कर दिया गया, नहीं इससे इसको जो कैंसर काज करने वाला जीन को हटा दिया गया है, एंड आर नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल। So once a genes or DNA fragment has been ligated into suitable vector, it is transferred into a bacterial, plant or animal host where it is multiply। उसके बाद आप इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा के इससे आप डीएनए को ट्रांसफर करने का भी काम कर सकते हैं। इधर देखो, बात नहीं, मैंने बहुत सारी बात बताई, लेकिन पूछा सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन गया है, प्लांट के लिए प्लाज्मिड का नाम बताइए, एग्रोबैक्टीरियम। एनिमल के लिए प्लाज्मिड का नाम बताइए, क्लियर है? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कई बार यही पूछा गया है, कोई दिक्कत? क्या कर रहे हो? है बेटे, जाओगे बेटा, सही हो जाओगे अभी, तो रहो। ठीक है, बस यहीं तक कर देते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करा देंगे। और सुनो इधर, आज जाना, सारे क्वेश्चन लगा लेना, अब इस टॉपिक में बहुत खास चीज में बची नहीं है, वैसे प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद प्योरिफिकेशन आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लीजिएगा आप।
लोग इसलिए मना कर दिया गया क्यों है? क्या कर किसने किया? हमारे बोलने से तुम लोग देख रहे हो, हम जबरदस्ती करवाते